128 का आंसर देख लेंगे। उसके अलावा बाकी सब सही है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका इकोलॉजी में एक भी गलत नहीं है? बस उस 128 को छोड़ दो, बाकी उसके अलावा एक भी गलत नहीं है। बस 3 बच्चे। हो तो टेस्ट से पहले तो क्लास छोड़ के तो गए थे यार आप लोग, भारी तैयारी की थी आप लोगों ने तो, और उस भारी तैयारी के बाद भी इतने से सिलेबस में ये हाल, तो फिर अपनी तैयारी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो नहीं चलेगा। सब चीजें खुद से डिसाइड मत किया करो, जमीन पे रहो, धरातल पे उड़ना नहीं है बेटा, धरातल पे रहना है। आप लोग क्लासेस एक भी नहीं छोड़ेंगे किसी की भी। जब क्लास छोड़ के घर जाते हैं तो उस समय में न के बराबर पढ़ाई होती है, मानो न मानो ये सच है। नहीं पढ़ पाते बेटा, इससे अच्छा तो क्लास में बैठे तो 2 बातें नई सीखने को मिलेगी रे यार। पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आगे बढ़िए, टेस्ट पेपर का डिस्कशन कल वाले एपिसोड में होगा। आज जो क्वेश्चन नहीं आया है आपको, दोबारा अपनी एनसीईआरटी अपनी नोटबुक से कंसल्ट कीजिए, उसे खुद से मेहनत करनी है कि क्यों नहीं आया मुझे, क्या सर ने नहीं पढ़ाया था, क्या मैंने नहीं पढ़ा था, उस पर विचार कीजिए। कुछ बच्चे आके कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई थी, ये सिर्फ खुद को तसल्ली देते हैं। अपने आप को तसल्ली देना छोड़ो, क्वेश्चन करो खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कौन सा बताना है बेटा? बाहर। फिर अभी एक हुआ, फिर वो चालू हो जाएगा मामला बेटा, इससे सारा लेक्चर निकल जाएगा। फिर तो कल वाले एपिसोड में करेंगे डिस्कस, जो बच जाएगा वो ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा जो कि ये तो आया ही नहीं, हो ही नहीं पाया, ना एनसीईआरटी से हो रहा है ना नोट्स से हो रहा है। अब आप बता दीजिए, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहां तक बात हो चुकी थी? टेम्परेचर पढ़ रहे थे हम, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया था हमने। बस बातें नहीं बेटा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो भी समझा था हमने। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो के हिसाब से हमने कह दिया था कि बड़े एनिमल के पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम, तो छोटे के पास ज्यादा। ज्यादा हीट कोल्ड एरिया में ज्यादा हीट कंजर्व करना बड़े एनिमल को आता है, इसलिए कोल्ड एरिया में रहने के लिए मॉर्फोलॉजी का अडेप्टेशन तो यही है कि वो बड़ी साइज का ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। वार्म एरिया में रहने के लिए छोटी साइज का होना चाहिए। लेकिन साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई इससे अपोजिट दिख जाता है तो कहो वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट, फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हमने कैमल के लिए देखा था, और मैंने आपको यह समझा दिया था कि वो एरिया की फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की फिजियोलॉजी की बात हो रही है। और बॉडी के टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमने अमीर और गरीब की बातें भी की थी, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। उसके बाद फिर फिजियोलॉजी पे आ गए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी, और उसमें आपने एक शब्द एक्लिमेटाइजेशन समझ लिया है।
एक्लिमेटाइजेशन का एक एग्जाम्पल एल्टीट्यूड सिकनेस भी मैंने आपको बता दिया था। आज एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोल्ड एरिया में रहने वाले एनिमल्स, उनके पास में बहुत ज्यादा ठंड झेलते हैं बेचारे। कोल्ड एरिया में जो एनिमल्स रह रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड झेल रहे हैं। इससे बचने के लिए उनके पास और ग्लिसरोल होता है, जो बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। मान लीजिए एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल नहीं था, तब उनका बॉडी फ्लूइड 0 डिग्री पे जम जाता था। बॉडी फ्लूइड 0 डिग्री पे जम जाता था। लेकिन इसके आने से -30, -40 तक का मार्जिन मिल रहा है। बताइए, कोल्ड को टॉलरेट करना मुश्किल या आसान? तो फिर नेक्स्ट एक और बात मुझे बता दो, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल का होना इन एनिमल्स के पास में उस एरिया का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या एक्लिमेटाइजेशन है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। मैंने अडेप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन में डिफरेंस भी बताया था। एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी है और अडेप्टेशन परमानेंट। अरे तो यहां जो रह रहे हैं वो इतना ही एक्लिमेटाइजेशन जानते हो ना, जाओ ट्रॉपिकल ओशन में रह के बताओ, मर जाएंगे। अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, यहां पर इनके पास ये परमानेंट है। और जो परमानेंट और केमिकल वाला, मैंने ये डिफरेंस भी समझा दिया था आपको, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। केमिकल वाला अगर है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे यहां पर? अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कहेंगे। सबको क्लियर? आपने बेटा वेल और सील्स का नाम भी सुना हुआ है। इनके पास में थिक फैट लेयर हुआ करती है। थिक फैट लेयर, जिसे ब्लबर कहते हैं, जो इंसुलेटर का काम करती है, वो भी टेम्परेचर से इनको बचाती है बेटा। आपने कंगारू रेट का नाम भी सुना है। ये वही है जो कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता, फिर भी रह लेता है, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन करता है और उसका बाई प्रोडक्ट वाटर बनाता है, जिससे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेगा। यहां कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता, अगर जबरदस्ती पिलाएं तो? जबरदस्ती पिलाएं तो पी लेगा, पानी सामने रख दें तो नहीं पिएगा, क्योंकि ये पानी को जानता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? यहां ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है, मतलब कि बॉडी से बाहर पानी कम से कम जाना चाहिए। डिक्रीज वाटर लॉस, पानी का लॉस कम से कम होना चाहिए, लॉस को बचाता है। ये भी, इनके पास भी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। इनके पास भी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। एक्लिमेटाइजेशन का तो एक ही एग्जांपल है, एल्टीट्यूड सिकनेस। बाकी जो भी अब मैं लिख रहा हूं वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन लिख रहा हूं।
डीप ओशन में रहने वाली मछलियां भयंकर प्रेशर झेलती है, फिर भी रह पाती है। एनी सच बायोकेमिकल अडेप्टेशन, ऐसा एनसीईआरटी पूछ रही है। तो आपका सीधा आंसर होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैं तो बस यही कहूंगा कि ये मसल्स को फटने से बचाता है। कैसे बचाता है, फिजियोलॉजी वाले जाने और आप जानो। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम पूछा, एनी सच बायोकेमिकल अडेप्टेशन, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा इनके पास स्विम ब्लेडर एब्सेंट है, इनके पास फ्लैबी बोन मतलब फ्लेक्सिबल, स्विम ब्लैडर एब्सेंट, ये मैंने इसलिए अलग से लिखे क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ही है बेटा। ये दिख नहीं पा रहा क्या? अच्छा मैं बोल देता हूं बेटा। फ्लेक्सिबल लिखो यहां पर, फ्लेक्सिबल बॉन्ड से बेटा। और स्विम ब्लेडर एब्सेंट, वो ब्लेडर्स होते हैं ना जो फ्लोट करवाते हैं, वो अगर होते तो प्रेशर में फट जाते, टूट जाते, नहीं होते इनके पास में। तो ये दोनों मैंने इसलिए अलग से लिखे, मैं वैसे तो साथ ही लिखता लेकिन अलग से इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं है, इसलिए अलग से लिखा। फ्लेक्सिबल बॉन्ड और स्विम ब्लेडर एब्सेंट। तो ये सब तो बातें हो गई। अब तक जो आपने टेम्परेचर में पढ़ा उसमें एनिमल की मॉर्फोलॉजी, एनिमल की फिजियोलॉजी, दोनों बातें हुई अब तक। और अब प्लांट की भी चर्चा कर लेते हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी और प्लांट की फिजियोलॉजी। वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी इंक्लूड कर रही है। ब्लबर थिक फैट लेयर होती है, वो भी इंसुलेटर का ही काम करती है बेटा। स्किन के नीचे फैट जम जाती है तो वो भी एक तरह से इंसुलेटर हो गई है, ताकि उसको कम टेम्परेचर से बचा के रखे, अंदर हीट कंजर्व करके रखे, वो वाला अडेप्टेशन। पत्ता पलट दूं? प्लांट, अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो इनके पास भी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, और इसमें आप सभी बच्चों ने अपुंशिया का नाम सुना है। इसके पास में पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती है और इसका स्टेम थिक हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। थिक, फ्लैट, फ्लैशी, ग्रीन, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये ट्रांसपिरेशन को कम करने का अडेप्टेशन है बेटा। दूसरा, यहां कैलोट्रोपिस और नीरियम, कैलोट्रोपिस और नीरियम, इनके पास में, नीरियम कनेर को कहते हैं, कनेर, नहीं जानते बेटा? नीरियम कहो बेटा। यहां इसकी जो पत्तियां होती है उनमें थिका क्यूटिकला, थिका, बिल्कुल क्यूटिकला, और साथ के साथ में हाइपोस्टोमेटिक,
हाइपोस्टोमेटिक, और हाइपो में भी देखो डीप स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल इनके पास है, यहां लिख देते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ है, संकन मतलब डीप धसे हुए स्टोमेटा, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। तो ये मॉर्फोलॉजी में दो ही एग्जाम्पल बहुत है। और अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में यहां प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा CAM, कैम प्लांट्स कह दीजिए, पाथवे तो होता ही है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इनके पास स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये वही है बेटा जो, हाँ तो दिन में बंद होते हैं ये भी तो कह दो। दे क्लोज और नाइट ओपन है बेटा, ठीक बात है। ये ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अडेप्टेशन है। स्टेटमेंट आ रहा है। स्टोमेटा का लीफ के ऊपर होना, स्टोमेटा का लीफ के नीचे होना, स्टोमेटा का डीप होना मॉर्फोलॉजी है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना फिजियोलॉजी है। स्टोमेटा का लीफ के ऊपर होना, नीचे होना, डीप होना मॉर्फोलॉजी है, स्टोमेटा खुलना और बंद होना फिजियोलॉजी है। सच है, सही है, हाँ बेटा यही है। दूसरा, जो हाई टेम्परेचर एरिया में प्लांट्स रहते हैं, हाई टेम्परेचर एरिया में रहने वाले प्लांट्स के पास उनकी सेल्स के अंदर प्रोलीन एंड सॉर्बिटॉल, ये दोनों सॉल्यूट का काम करते हैं सेल के अंदर। क्या है ये? सॉल्यूट। और सॉल्यूट की प्रेजेंस क्या सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती है? तो फिर बताओ बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। जिस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, वहां पर पानी जाएगा कि वहां से जाएगा? वहां, वहां, वहां पर ही जाएगा, से नहीं। और पर ही जाएगा, से नहीं, तो डिक्रीज वाटर लॉस। पर ही जाता है, वहां से नहीं जाता। अगर ऐसा है तो डिक्रीज वाटर लॉस। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी जो भी हम लिख रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर के अडेप्टेशन लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर का अडेप्टेशन नहीं होता, पानी का अडेप्टेशन नहीं होता, होता है। लेकिन जो एनसीआर, समझ पा रहे बेटा आप? फिजियोलॉजी में एक और एग्जांपल लिख ही लो, ये पत्ता पलटना पड़ेगा, जगह नहीं है। आराम से, आराम से, जल्दी जल्दी।
ये सारे एग्जाम्पल्स आज की तारीख में टिप्स पे आ जाना चाहिए 12 बजे से पहले पहले, वरना तारीख बदल जाएगी, है ना बेटा? हाँ, फिर कहोगे तारीख पे तारीख। हाँ। तो नेक्स्ट माइनर में कंप्लीट इकोलॉजी आएगी, उस हिसाब से सोचकर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। अभी तो कल ही एग्जाम हुआ है, अभी से तैयारी क्या दिक्कत है? तो उससे पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब हो गया बेटा? सबने लिख लिया? चलिए, यहां एक और एग्जाम्पल उसी के नीचे, आप फिजियोलॉजी के अंदर ही लिखिएगा। थर्ड, जो हाई टेम्परेचर एरिया के प्लांट है, उनके पास कैप्रोनीन, कैप्रोनीन होता है, या चेप्रोनीन जो भी कहो, ये एक प्रकार का हीट शॉक प्रोटीन माना जाता है, जो हाई हीट को टॉलरेट करना जानता है। आपको इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाना, आपको तो बस इतना कह देना है कि ये रहा स्टेम, अंदर ये रहा कैप्रोनीन, बॉडी की एक्स्ट्रा हीट, प्लांट बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर रिलीज कर देता है। अंदर का टेम्परेचर कम, ये सब बातें प्रॉपर मैकेनिज्म से होती है, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। आपको बस इतना कहना है, एक्स्ट्रा बॉडी हीट एब्जॉर्प्शन। तो प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के एग्जाम्पल कंप्लीट है। टेम्परेचर में मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। टेम्परेचर में हमने पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स पढ़ा। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी पढ़ा, वो भी एनिमल्स के लिए पढ़ा। तो एनिमल की मॉर्फोलॉजी, एनिमल की फिजियोलॉजी पढ़ी, तो हमने प्लांट की मॉर्फो और फिजियो भी पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। और अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। यहां से पेज पलट दिया जाए। थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। बस बेटा, आप ध्यान से बोर्ड पे समझिए। कुछ बच्चे खोए खोए दिख रहे हैं, कल क्या हुआ भूल जाओ बेटा। अब आगे बढ़ने का समय है, अगला माइनर इससे और अच्छा होगा। इधर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। टेम्परेचर में अब तक आपने जो भी पढ़ा, उसे देखकर लग रहा है कि बेचारा ऑर्गेनिज्म बहुत कोशिश कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ रहने के लिए। अरे उस बेचारे ने अपनी मॉर्फोलॉजी को बदला ना, अरे उस बेचारे ने अपने एनवायरनमेंट के लिए अपनी फिजियोलॉजी को बदला ना, उसने खर्चा भी किया ना, रहना उसी के साथ है।
इतनी कोशिश चल रही है अपने एनवायरनमेंट के साथ रहने के लिए, मॉर्फोलॉजी भी बदली, फिजियोलॉजी भी बदली, खर्चा भी किया कि रहना एनवायरनमेंट के साथ ही है। लेकिन एनवायरनमेंट है कि मानता ही नहीं, अरे बदलता ही जा रहा है, बदलता ही जा रहा है। आप आराम से बैठे रहें बेटा, भावनाओं में नहीं बहना। जब एनवायरनमेंट बदलता ही जा रहा है तो फिर बर्दाश्त करने की एक हद होती है, टॉलरेट करने की एक लिमिट है, और जब चीजें उस लिमिट को क्रॉस करती है तो ऑर्गेनिज्म के पास दो ही रास्ते बचते हैं। बेटा आज नया रास्ता बताऊंगा, हो सकता है वो रास्ता आपको पसंद आए, लेकिन मरने की बातें कोई नहीं करेगा। मरना कोई रास्ता नहीं होता, मरना कोई रास्ता, अगर उसे मरना ही होता तो मॉर्फोलॉजी ही क्यों बदलता, फिजियोलॉजी ही क्यों बदलता, खर्चा क्यों करता। उसे जीना है, अपने एनवायरनमेंट के साथ रहना है, सारे प्रयास इसीलिए चल रहे हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही बदल जाए तो फिर दो रास्ते हैं, या तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, जो छोड़ नहीं पाते, जिन्हें छोड़ना नहीं आता, वो उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो। ऐसे ऐसे बन जाओ जैसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। थोड़े टाइम बाद अपने आप बेटा ठीक हो जाएगा, सुधरना नहीं कहते तो ठीक होना है। पहला रास्ता क्या बताया, छोड़ दो, एरिया, और एरिया छोड़ देना माइग्रेशन कहलाता है। और जिन्हें छोड़ना नहीं आता, पहली कोशिश तो यही होती है, लेकिन जो चल नहीं पाते, जो जा नहीं पाते, वो क्या करेंगे, फिर उसे अवॉइड करके काम चलाते हैं, सस्पेंशन कहते हैं बेटा। क्या इसके अंदर एरिया एस्केप कर दिया गया है, क्या इसके अंदर एरिया छोड़ा, क्या टाइम एस्केप किया है। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उससे अवॉइड कर दो जिस टाइम पर वो खराब है। तो जब टाइम एस्केप किया तो उसे आपने सस्पेंशन कहा, और जब एरिया ही एस्केप किया तो उसे माइग्रेशन। दोनों की डिटेल समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले आपके एनसीईआरटी का गजब का एग्जाम्पल है डेजर्ट लिजार्ड, जो अपने बिहेवियर से अपनी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना जानती है। डेजर्ट लिजार्ड आप सब जानते हैं कि गरीबों में आती है, नहीं है इसके पास खर्चा करने के लिए, तो ये अपने बिहेवियर से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करती है। कैसे, जैसे रात का समय है, सैंड ज्यादा ठंडी हो रही है, आप जानते हैं कि इसकी साइज छोटी, बॉडी साइज छोटी है तो सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, बॉडी से हीट ज्यादा निकल के बाहर आ रही है, तो ये भागकर बरों में छुप जाती है। हम मानते हैं कि बरों का टेम्परेचर कम है, लेकिन उतना नहीं जितना बाहर का है। बॉडी से हीट धीरे धीरे तो बाहर आ रही है, बॉडी टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन के नीचे आ गया। अब इसे परेशानी हो रही है, इसे इंतजार है कि कब सनराइज होता है। जैसे ही सनराइज होगा ये बरों से निकल के बाहर आएगी और धूप सेकने लग जाएगी। क्या हमने ये पढ़ा है कि हीट गेन हीट लॉस फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, इसके पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया, तो जिस रफ्तार से हीट लॉस हुआ था उस रफ्तार से गेन भी तो होगा। यहां हीट गेन हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है,
बॉडी टेम्परेचर बढ़ के कंफर्ट जोन पे चला गया, अगर ज्यादा टाइम तक बैठी रही तो उससे ऊपर भी जाएगा। इसलिए ये वहां से हटकर तुरंत छांव में या फिर वापस बरों के अंदर चली जाती है। फिर टेम्परेचर कम हो गया, फिर वापस धूप में आ जाती है। तो धूप छांव में आकर, बरों में अंदर बाहर आकर ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर रही है। और इस तरह से धूप छांव में आना, इसका क्या है? बिहेवियर है। स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं। आपको उसमें सही गलत नहीं ढूंढना, आपको बस ये कहना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जो बच्चे लास्ट लेक्चर में थे उनको प्रॉपर आएगा। डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया का फिजियोलॉजी है। डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया में रहकर बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की फिजियोलॉजी नहीं। गरीब है ना। डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया में रहकर बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी है। वार्म में है छोटी साइज, मॉर्फोलॉजी है। लेकिन याद रखो, मॉर्फोलॉजी तभी काम आती है जब बिहेवियर का साथ मिलता है। इतनी मॉर्फोलॉजी है ना तेरे पास, बैठी रहना धूप में क्यों हट रही है? इतनी मॉर्फोलॉजी है ना, तो बैठी रहे बरों में क्यों बाहर आई? बिहेवियर का साथ जब तक नहीं मिलेगा, मॉर्फोलॉजी कुछ भी नहीं है। ये बात पहुंची कि नहीं भाई? तो फिर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आ गया है। डेजर्ट लिजार्ड अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करती है फिजियोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी से, बिहेवियर से। जब बात प्रायोरिटी बिहेवियर पे जाएगी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े और वहां ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिले कि डेजर्ट लिजार्ड लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, कौन सी? बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने। क्या इसके पास अपने एरिया की फिजियोलॉजी है, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की फिजियोलॉजी नहीं है? मॉर्फोलॉजी, लेकिन मॉर्फोलॉजी तब सपोर्ट करती है जब बिहेवियर का साथ मिलता है। ये सबको क्लियर है? लेकिन मन में क्वेश्चन आ रहा है, इतना टाइम हो गया तुझे डेजर्ट में रहते, अब तो सीख जा। अभी भी ये क्या धूप छांव में आना चल क्या रहा है? नहीं सीख पाई बेटा, गरीबी मार गई। इस बात को आपके एनसीईआरटी ने एक अमीर और एक गरीब आदमी के एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे एनसीईआरटी लिख रही है कि एक अमीर आदमी चाहे कि कल से मेरे आसपास 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री, जितने फंड्स चाहिए सब रिलीज कर दिए गए, तो सर्वेंट्स तुरंत भागते हैं और जहां जहां एसी नहीं थे लगवा दिए गए। सारा मामला एयर कूल्ड कर दिया गया 25 डिग्री के हिसाब से। साहब अपने रूम से निकलकर कार तक जाते हैं, पूरा कॉरिडोर एयर कूल्ड है। कार 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दी जाती है ताकि 25 मैनेज हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? पैसा, पैसा बेटा। ये रेहान भी लिख रहा है जैसे आप सर। बेटा बेटा आपके मुंह में घी शक्कर बेटा। तो ये कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन बेचारा एक गरीब आदमी, जितनी ठंड पड़ती है झेलनी पड़ती है। अभी अभी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, पहले सुनो। जितनी जितनी गर्मी होती है झेलनी पड़ती है। अरे वो जितना पैसा कमाता है उससे तो बेचारा खाने पीने का, अपने जिंदा रहने का इंतजाम करता है। नहीं उसके पास एसी हीटर खरीदने का पैसा, नहीं उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का पैसा। अरे जितना उसको गर्मी है झेलना पड़ेगा, ठंड है झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर एनसीईआरटी फिर कह रही है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने में खर्चा आता है। अगर बॉडी के बाहर का कांस्टेंट करो तो पैसा, और बॉडी के अंदर का करो तो एनर्जी। खर्चा वही करता है जिसके पास होता है। तो आज भी, अगर आज भी बीपीएल में जी रही है, बिलो पुअर्टी लाइन, अगर ऐसा है तो क्या ये कर पाएगी?
नहीं बेटा, इसलिए इसे सहारा लेना पड़ रहा है बिहेवियर का। तो न इसने माइग्रेशन किया, न इसने सस्पेंशन किया, पर बिहेवियर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज किया कि नहीं किया। तो क्या आपको ये बात सब बच्चों को क्लियर हो पा रही है? चलिए अब माइग्रेशन और सस्पेंशन पे चर्चा कर लेते हैं। माइग्रेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब एरिया का एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो उस एरिया को ही छोड़ दो, वापस फिर आ जाएंगे जब एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। हर माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से ही हो जरूरी? फूड के लिए भी तो माइग्रेशन होता है, लेकिन जो माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से होता है उसे थर्मल माइग्रेशन कहते हैं। कौन सा माइग्रेशन? और थर्मल माइग्रेशन का गजब का एग्जाम्पल है आर्कटिक टर्न। बर्ड है बर्ड, आर्कटिक टर्न लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। बेटा तरफ कहना तरफ, जहां अच्छा लग जाए वहां रुक जाती है, ऐसा नहीं है कि पोल को टच करके ही आएगी। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसका एक चक्कर कम से भी कम 80,000 किलोमीटर का पड़ता है। गजब का माइग्रेशन करती है आर्कटिक टर्न। वैसे एक बात है बेटा, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन बढ़िया टाइमिंग है हाँ? तो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन वही करता है जो खर्चा जानता है, क्योंकि रास्ते में तरह तरह के एनवायरनमेंट पड़ते हैं, उनके हिसाब से मैनेज होना जाना। और खर्चा वो जानता है जो अमीर है। अमीरों में 1% है और 1% में मैमल और बर्ड है। मैमल जा नहीं सकता क्योंकि रास्ते में समंदर और पहाड़ है, बर्ड तो जा सकती है। मैं समझा रहा हूं आपको कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन के एग्जाम्पल में बर्ड ही क्यों है। समझ रहे हैं आप? कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इतना दूर जाती है तो वापस आती है तो रास्ता नहीं भूलती क्या? बर्ड्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, वापस पहुंच जाएगी। अपने एग्स नॉर्थ पोल पे ले करती है, ब्रीडिंग नॉर्थ पोल पे है, तभी तो नाम में आर्कटिक है। ठीक बात। लेकिन ऐसा सुनते सुनते अब आपके मन में ये भी आना चाहिए, ये तो अमीर है ना, फिर क्यों जा रही है? आज कह देना अमीरों से, मेरे से नहीं बेटा, मैं तो हूं। आज कह देना अमीरों से, लिमिट सबकी होती है। अरे अमीर हो गया तो क्या कुछ भी करेगा क्या? ह्यूमन है ना अमीरों का अमीर। जा -40 डिग्री में बिना गर्म कपड़ों के रह के बता, है ना तू अमीरों का अमीर? जा 70 डिग्री में बिना एसी कूलर के रह के बता। लिमिट सबकी होती है। हाँ, बेचारे गरीबों की लिमिट कम है, लेकिन अमीर हो गया तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट ही ना हो, लिमिट सबकी होती है। जब टेम्परेचर डाउन जाने लगता है पोल पर, नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर कम होने लगता है तो एक लिमिट तक ही टॉलरेट होता है। जब उससे नीचे जाएगा तो अब बर्दाश्त नहीं होता, इससे अच्छा यहीं मरो, उड़ो, कहीं और चलते हैं। तो ये इसलिए माइग्रेट कर रही है। तो जल्दी बताओ, क्या माइग्रेशन सिर्फ गरीब करते हैं? अमीरों को भी करना पड़ता है बेटा, क्योंकि लिमिट सबकी होती है। वो कोई माइग्रेशन था क्या यार? कहाँ की बात कहाँ लिंक कर रहा है ये? जबरदस्ती कुछ भी। हाँ, साइबेरियन क्रेन भी तो आती है ना बेटा, साइबेरिया से आती है, लेकिन बेचारी आजकल पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट फ्लाइट साइबेरिया से सीधी भरतपुर की है, बीच में रुकती हुई आती है ना। तो जहां जहां रुकती है वो एनवायरनमेंट ह्यूमन डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ह्यूमन की वजह से इसका माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और अब इसका मरना शुरू हो चुका है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जा रही है। बेटा संभालो अपने आप को। यहां पर आप
बाइसन का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। बाइसन अमेरिकन बफेलो होती है, अमेरिका की भैंस। यहां आप कैरिबाउ का नाम भी लिखेंगे, कैरिबाउ डियर है, डियर, डियर। हाँ बिल्कुल सही बात, जहां डियर वहां सलमान। आ गई ना बेटा, तो जहां डियर वहां, तो ये साथ में याद रखिएगा। ये सब थर्मल माइग्रेशन के एग्जाम्पल है। थर्मल, दो बर्ड है, दो मैमल है और एक सलमान तो है ही, तो ये सब यहाँ थर्मल माइग्रेशन के एग्जाम्पल में काउंट होगा। सस्पेंशन, आ जाइए इधर देख लेते हैं। छुपना, सस्पेंशन, तीन प्रकार का होता है। छुपने के तीन तरीके हैं। हाइबरनेशन, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, इधर आपस में बातें नहीं। एस्टिवेशन और डायापोज। पहले तीनों में डिफरेंसेस सिमिलरिटी क्या है देख लेंगे आप। बोर्ड पे देखो, ये रही ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस है। विंटर सीजन चल रहा है, बहुत ठंड हो रही है, नहीं बर्दाश्त होता, जाओ छुप जाओ। देखो ग्राउंड से नीचे जाओ, छुप जाओ, इसे क्या कहेंगे? हाइबरनेशन। ठीक बात है। गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी है, नहीं बर्दाश्त होता, जाओ जाओ छुप जाओ, एस्टिवेशन। यही है बेटा। चाहे विंटर, नहीं टॉलरेट होता क्या? तो जहां हो वही इनएक्टिव हो जाना, अपने ऊपर थिक वॉल बना लेना, क्या कहलाता है? डायापोज। ठीक बात है। जहां है वही इनएक्टिव होकर अपने ऊपर थिक वॉल बना लेना डायापोज कहलाता है। इसका मतलब पहले देखो तीनों में सिमिलरिटी क्या, तीनों में डिफरेंस क्या, हम देख लेते हैं। लिखना बंद करो, इधर देखिए पहले तीनों में सिमिलरिटी क्या है। तीनों के अंदर इनएक्टिव हो रहा है, सिमिलर बातें बोल रहा हूं मैं अभी। तीनों में क्या है? दूसरा, तीनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस, स्टॉप मत कहना बेटा, मार जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सप्रेस। तीनों में इंटरनल फूड ही कंज्यूम हो रहा है। एग्री? डिफरेंस, हाइबरनेशन केवल विंटर में, एस्टिवेशन और डायापोज दोनों में। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में बॉडी का स्लो डेवलपमेंट होता है, स्लोली डेवलपमेंट होता है, लेकिन डायापोज में डेवलपमेंट की एक भी एक्टिविटी नहीं होती, एक भी एक्टिविटी नहीं होती, डेवलपमेंट बिल्कुल रोक दिया जाता है। स्टेटमेंट आ रहा है। पीक विंटर, पीक समर, साल में दो बार, साल में, डाई है डाई। पीक विंटर, पीक समर, साल में अपने डेवलपमेंट को कर देते हैं पोज, कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? पीक विंटर, पीक समर, साल में दो बार डेवलपमेंट को कर देते हैं पॉज। पॉज का मतलब रोक देना वहीं। अगर ऐसा है, टर्मिनेट नहीं किया, पॉज वहीं पर रोक दिया। अगर ऐसा है तो उसे हम डायापोज कहेंगे। अरे ये तो स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट है बेटा, सस्पेंडेड है, टर्मिनेटेड नहीं।
पीक विंटर, पीक समर, साल में 2 बार डेवलपमेंट को कर दिया है पॉज, वही है डायापोज। आप सब जानते हैं कि हाइबरनेशन विंटर स्लीप है बेटा, और गजब का एग्जाम्पल है। हाँ, 6 महीने तक छुप के रह सकता है। गजब भाई गजब। 6 महीने तक छुप के सो जाता है, तब तक इंटरनल फैट ही कंज्यूम कर रहा है, और पतला होके बाहर निकलेगा, फिर खूब खाएगा, पता नहीं कब वापस छुपना पड़ जाए। एस्टिवेशन समर स्लीप होता है बच्चे, और इसके लिए एग्जाम्पल आप तो फ्रॉग लिख लीजिए। यहां पर हम और भी एग्जाम्पल अगर देते हैं तो यहां पर स्नेल भी आता है, जो एनसीईआरटी लिख रही है। छोटी छोटी मछलियां भी तो आती है ना, गर्मी के दिनों में जब तालाब सूख जाते हैं तो मछलियां गीली मिट्टी के नीचे, जब उस तालाब को अगर खोदो तो वहां से छोटी छोटी मछलियां लेयर में लिपटी हुई निकलती है, तो वो एस्टिवेशन में गई हुई है। डायापोज के लिए एग्जाम्पल आप इंसेक्ट और जू प्लैंक्टन्स लिख लीजिएगा। कौन? हम्म, एग्जाम्पल अलग है ना बेटा। अगर वो जू प्लैंक्टन कोल्ड एरिया का है तो वो हाइबरनेशन में नहीं जा रहा, वो कहीं छुपने थोड़ी जा रहा है, वो तो अपने ऊपर थिक लेयर बना रहा है। ठीक है, तभी तो मैंने ये समझाया आपको। यहाँ देखो, ग्राउंड सरफेस के नीचे जाओ छुपने, अगर वो भी ऐसे ही छुपने चला जाता तो उस हिसाब से सोचने लग जाते हैं। प्लांट सस्पेंशन के एग्जाम्पल अलग ही लिखे जाएंगे। प्लांट सस्पेंशन, पेज पलट दिया जाए क्या? ना हाइबरनेशन ना एस्टिवेशन, कुछ नहीं, वो सस्पेंशन माइग्रेशन में नहीं रखी जाती बेटा, अलग बिहेवियर, बिहेवियरल अडेप्टेशन का एग्जांपल है। प्लांट सस्पेंशन, सिलेजिनेला, नाम तो सुना ही है, टेरिडोफाइट्स में आता है। रेसुरेक्शन प्लांट कहलाता है, पुनर्जीवन, रेसुरेक्शन। जब एनवायरमेंट में मॉइस्चर होता है ना, तो वहां पर अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट में ड्राइनेस आती है, ये अपनी बॉडी का सारा मॉइस्चर बाहर रिलीज कर देता है, और पूरा ही प्लांट घूम कर ऐसे बॉल बन जाता है, पूरा ही ऐसे घूम के बॉल बन जाएगा। आप ऐसे लात मारो, इधर उधर लुढ़केगा, ऐसा हो गया जैसे मर गया हो, जैसे मर गया हो, मरा नहीं है। यहां अब जैसे ही एनवायरमेंट में दोबारा मॉइस्चर आता है, ये उसे अब्सॉर्ब करके वापस ग्रो कर जाएगा।
समझ पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब ड्राइनेस आई, इसने अपने आप को इनएक्टिव कर लिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सप्रेस कर लिया, इंटरनल फूड ही कंज्यूम किया है। अगर ऐसा है तो ये यहाँ एक तरह का सस्पेंशन हो रहा है। बच्चों, इसमें जो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन जैसे शब्द आते हैं, ये एक्चुअली एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्लांट के लिए कॉमनली हम इसको सस्पेंशन कह रहे हैं। वैसे सच में देखूं तो ये डायापोज है, जिसमें इसने अपने ग्रोथ को भी रोका है, डेवलपमेंट को भी रोका है। इसी तरह से आप सीड डोरमेंसी तो जानते ही हैं। यहां स्पोर्स ऑफ लोअर प्लांट, एप्लेनोस्पोर, अकाइनेट्स, ऐसे कुछ पड़े हैं। बैक्टीरियल स्पोर भी आ जाते हैं, जैसे एंडोस्पोर आप पढ़े हैं। तो ये सब के सब एग्जाम्पल हो गए प्लांट सस्पेंशन के। ये सब एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, आप जरूर पढ़िएगा। अभी मैं पेज बताऊंगा कौन कौन से पेजेस पे दिए हैं सब। हाँ बेटा, बैक्टीरिया भी कभी प्लांट रहा है। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पहली बार प्रोसोफाइटा में किया था। फाइटा, प्लांट। फंजाई भी प्लांट है, रही है कभी तो। हाँ, आर.एच. विटेकर ने नहीं रखा, लेकिन हर जगह विटेकर ही दिखे जरूरी थोड़ी है। आपकी सोच ब्रॉड होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ, माइग्रेशन कौन करता है? जो खर्चा करना जानता है वो, या जो नहीं जानता वो? दोनों करते हैं बेटा। एक दिन की बात है, आपकी क्लास चल रही थी और हमने क्लास में सांप छोड़ दिए। सांप भी घूम रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। मैंने क्लास का टेम्परेचर बढ़ाया तो आप बच्चों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़ाओ। लेकिन सांप में हलचल मच गई, क्योंकि बेचारा कोल्ड ब्लडेड है। मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो आप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन सांप बाहर जाने के रास्ते ढूंढ रहा है। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप बैठे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई सांप विंडो से तो कोई गेट से भाग रहा है। लगातार ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आप भी उठ के भागेंगे, है ना आप अमीर? लेकिन कह दिया ना मैंने, लिमिट सबकी होती है। बेचारा गरीब जल्दी भागा, भागा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भागोगे ही नहीं, भागना आपको भी पड़ेगा। इस बात को एक साइंटिस्ट बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे आपको चीजें समझ में आती है, इसलिए बता रहे हैं। यहां इन्होंने एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया, और यहां ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच। आप टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो उसी को यहां रख लेते हैं। हर फैक्टर टेम्परेचर ही हो जरूरी नहीं, पीएच भी हो सकता है। अब देखो बेटा, बात समझना, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन मैक्सिमम है। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में मैक्सिमम पॉपुलेशन है।
वो जो रेंज है टेम्परेचर का जो पर्टिकुलर आ रहा है वो उस स्पीसीज के लिए ऑप्टिमम रेंज है बेटा। जैसे ही आप टेम्परेचर की रेंज को हाई साइड पर या फिर लो साइड पर ले जा रहे हैं, पॉपुलेशन में कमी आ रही है, पॉपुलेशन में कमी आ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, उसे आप स्ट्रेस जोन के नाम से पुकारेंगे। और जब इस स्ट्रेस जोन से आगे की तरफ जा रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, यहां जोन ऑफ इनटॉलरेंस आ रहा है, पॉपुलेशन जीरो की तरफ जा रही है। अरे कुछ समझ पा रहे हैं क्या आप? जोन ऑफ इनटॉलरेंस लिखा है वहां पर, जोन ऑफ इनटॉलरेंस, अब बर्दाश्त नहीं होता। समझ जाओ रे बेटा, जिस किसी भी स्पीसीज के लिए आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है, वो स्पीसीज मिनिमम 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 इतना, मैक्सिमम इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट करती है। ये उस स्पीसीज का मिनिमम 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 टू मैक्सिमम 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 टॉलरेंस रेंज है। ये मिनिमम 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 टू मैक्सिमम 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 टॉलरेंस रेंज है। और जो टॉलरेंस रेंज है उसको आप इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहते हैं। शब्द बोलिए तो, क्या होता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? गजब, मैं समझ गया बेटा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना टॉलरेंस रेंज, वो है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। बताओ जल्दी बताओ, सांप का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा या कम? तभी तो जल्दी भागा रे बेचारा। और जिसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज्यादा वो हम है यहाँ। लेकिन क्या हमारा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की कोई रेंज है ही नहीं क्या? लिमिट सबकी होती है। समझ रहे बात? बस अब इसी से अब एनसीईआरटी पॉइंट पे चल रहे हैं, इसको पलटना पड़ेगा पत्ते को। छेती पुत्तर, पहले से छिपा हुआ है। जिनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ब्रॉड है, क्या वो टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलना जानते हैं? और जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलना जानते हैं, क्या वो यूरी थर्मल कहलाते हैं? ये शब्द आपके एनसीईआरटी यूज कर रही है। अभी बताएंगे सब पत्ते, चिंता मत कर, सारे पत्ते एक साथ ही आ जाएंगे, बहुत सारे पत्ते हैं आज। यूरी थर्मल वही है जिन्हें आप गर्म खून वाले कहते हो। ये वही है जो कि बेटा यहां पर एंडोथर्मल कहलाते हैं। ये वही है जिन्हें आप होमियोथर्मल कहते हो। टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलकर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जानते हैं। आपके लिए तो, लिखना बंद करना एक मिनट पहले, आपके लिए तो जो यूरी वही होमियो है। लेकिन बेटा इन दोनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग है। जो टेम्परेचर की वाइड रेंज झेलता है, वो जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, वो सारे होम्योथर्मल यूरी थर्मल है। लेकिन सारे यूरी होमियो हो जरूरी
रोज प्लांट में ऐसा एग्जाम्पल है जो यूरीथर्मल है लेकिन होमियो नहीं है। प्लांट में एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जो होम्योथर्मल होगा। प्लांट कभी इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना नहीं जानते हैं। प्लांट यूरीथर्मल हो सकता है लेकिन होम्योथर्मल नहीं। ठीक, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी यूरीथर्मल प्लांट का एग्जाम्पल हो तो बताओ, तो आप रोज, फिर वहां ये मत कहना कि यूरी तो होमियो होते हैं और प्लांट तो कांस्टेंट थोड़ी रखते हैं, यूर करते हैं वो करते हैं, ये मत कहना। सारे होमियो यूरी हैं लेकिन सारे यूरी, ये समझ पा रहे? तो यहां कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें आप स्टीनोथर्मल, ठंडे खून वाले, कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्मल और पॉइकिलोथर्मल। कितना किलो? पाव किलो। यहां इनको नहीं आता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करना। ये मामला चल रहा है थर्मल थर्मल थर्मल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से यूरी थर्मल का कोई लेना देना है क्या? हाँ, यूरी थर्मल का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नैरो या ब्रॉड? समझ पा रहे बेटा? स्टीनोथर्मल का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड नैरो। ये इसलिए मैंने इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड पहले बताया आपको, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाए, आगे समझना आसान हो जाए। और उससे ये बात भी तो समझ में आती है ना हमें, लिमिट सबकी होती है। तो ये मामला चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी कहते हैं बेटा, या सॉल्ट कंसंट्रेशन कह दीजिए। ये दो प्रकार के हो गए, अब तो आप समझ ही गए, यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन। सभी बच्चों के ये शब्द तो सुने हुए हैं ना? जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं, पढ़ इसीलिए रहे हैं हम। यूरी हैलाइन कैन टॉलरेट wide range of salt concentration. Wide range of salt concentration. नोट लिखा है बीच में। बस अब कंक्लूजन है सारी बातों का, और ये कंक्लूजन समझ में आना चाहिए अब दूर दूर तक। दक्षिणी छोर तक आवाज पहुंच पा रही है?
पलट दे पत्ता, जल्दी बेटा जल्दी। बिल्कुल बेटा, अगर जू प्लैंक्टॉन्स अपने डेवलपमेंट को पॉज करते हैं तो आगे वाले एनिमल्स को भी अपने हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। राघवेंद्र, अभी गुड आफ्टरनून ही चल रहा है, इवनिंग नहीं हुआ। यहीं बैठ के कर रहा है ये। हाँ, तो पेज पलटा जा रहा है। अब इधर लिखना बंद, इधर पहले इधर। जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को झेलकर बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जानते हैं, यूरी थर्मल, क्या वो थर्मो रेगुलेशन जानते हैं? गजब। जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वाइड रेंज को झेलकर इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को कांस्टेंट करना जानते हैं, यूरी हैलाइन, क्या वो ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं? थर्मो रेगुलेशन जानते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं? रेगुलेशन जानते हैं? ये वही तो हैं। आज अमीरों को एक नया नाम मिल गया, रेगुलेटर्स। बेटा, जो ऐसा नहीं जानते, जो कि स्टीनोथर्मल, स्टीनोहेलाइन, उनको आप बिल्कुल कन्फर्मर्स के नाम से पुकारते हैं। 1% एनिमल ही बाकी के 99% एनिमल्स और 100% प्लांट गरीबी में चल रहे हैं। एनसीईआरटी कह रही है नियरली ऑल, 100% भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 1% एनिमल्स के अंदर मैमल्स और बर्ड्स तो आते ही हैं, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। लेकिन 99% एनिमल्स, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। कोई एक भी होगा तो चलेगा, रेगुलेशन आना चाहिए उसको। ठीक बात। तो कन्फर्मर रेगुलेटर पर आपके एनसीईआरटी ने ग्राफ प्लॉट किया है। क्या बेटा आज वो ग्राफ समझ ही ले हम? गजब, यही विश्वास चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गजब हो गया, कुछ कर गुजरोगे। तो रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, अब सीधे सीधे नाम आ चुके हैं।
अब पलट दे पत्ता। हाँ, हो जाए बेटा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आज वक्त हमारा है। हाँ रहेगा, अब रेगुलर रहेगा। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या दिक्कत है। आप बच्चों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताने का मौका मिलता है। जल्दी बेटा, कर लिया सबने नोट? ठीक बात, चलिए तो ग्राफ बना लेते हैं हम। बोर्ड पे देखिएगा बेटा। गजब बेटा गजब आज। चलिए तो आज ये ग्राफ बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सटर्नल और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को लेके बनाया गया है। ठीक बात है। बाहर चेंज आ रहे हैं लेकिन इंटरनल कांस्टेंट है। कौन है ये? रेगुलेटर। बच्चे थक तो नहीं गए आप लोग? हाँ, ठीक ठीक बात। यहां बाहर के साथ अंदर भी बदल रहा है, कन्फर्मर, यही बात है। अरे कोई बात नहीं, ओह गलत बात, नहीं चलेगा। यहां से थोड़ा लाइन छोटी हो जाओ, बहुत बढ़िया, कन्फर्मर। अब ठीक है, जो एक टाइम तक रेगुलेट करते हैं बाद में कन्फर्मर है, वो क्या कहलाते हैं? चलिए तो फिर चलिए समझ लेते हैं हम। बस अब लिखना बंद कर दो, ये ग्राफ ही समझना है आपको। ऊपर वाले दोनों ग्राफ को देखकर तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सटर्नल के साथ इंटरनल, एक्सटर्नल बदल रहा है लेकिन इंटरनल कांस्टेंट, रेगुलेटर। एक्सटर्नल के साथ इंटरनल बदल गया तो कन्फर्मर। लेकिन तीसरे वाले ग्राफ को देखकर बच्चे कहते हैं कि सर ये पहले कन्फर्मर है बाद में रेगुलेटर है, तो इसको तो पार्शियल कन्फर्मर कहो, इसको पार्शियल रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन तो पहुंच पा रहा है भाई? इस ग्राफ को तो पार्शियल कन्फर्मर कहना चाहिए, इसको पार्शियल रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं? आओ समझ लेते हैं इस बारे में। समझाऊंगा मैं इस बारे में, लेकिन उसके पहले आप बच्चों से कह देता हूं, ये ग्राफ बायोलॉजी का है। अगर ये ग्राफ फिजिक्स का होता, मैथ्स का होता, और ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाती, सीधी सीधी जाती, कभी नहीं रुकती, बायोलॉजी में ऐसा पॉसिबल, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, लिमिट उसकी भी है। ठीक बात। अगर यहां पर मैथ्स फिजिक्स होती और ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती तो सीधी सीधी जाती, बायोलॉजी में पॉसिबल नहीं। एक दिन की बात है, आप और हम एक डेजर्ट एरिया में घूम रहे थे, एजुकेशनल टूर है बेटा। घूमते घूमते अचानक आपके बीच में से एक बच्चे ने
डेजर्ट एरिया के एक एनिमल को पकड़ लिया, मेरे से कहा कि सर ये डेजर्ट एरिया का एनिमल है। मैं बेटा यार क्या किया तुमने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने इससे पकड़ ही लिया तो चलो स्टडी भी कर ले, एजुकेशनल टूर चल रहा है। मैंने बालक को कहा कि जरा, एक बच्चे को कहा कि बाहर का टेम्परेचर बता कितना है, उसने कहा सर 40 डिग्री है। फिर मैंने जिस बच्चे ने उस एनिमल को पकड़ा हुआ था उससे कहा कि जरा इसके अंदर थर्मामीटर, इससे इसका टेम्परेचर कितना है, उसने कहा कि सर 40 डिग्री है। बाहर भी 40, बॉडी के अंदर भी 40। तीसरे बालक को कहा कि जल्दी खाली पत्ता निकाल, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर, ग्राफ बनाते हैं। और पहला पॉइंट हमने लगा दिया बेटा 40। चलो यही कलर ठीक है, पहला पॉइंट लगा दिया है 40। ठीक बात। अब उस एनिमल को उठाया और एक ग्लास चेंबर में लेके चले गए जहां ऐसी सुविधा है कि हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं। मैंने 40 से 35 डिग्री किया, बच्चे को पूछा कि अंदर के हाल चाल, कि सर अभी भी 40। मैंने 35 से 30 किया, फिर पूछा कि सर अभी भी 40। गजब है यार, 10 डिग्री का वेरिएशन आ गया, अभी भी 40 मेंटेन करके रखा है, रेगुलेटर लगता है। लेकिन जैसे ही मैं 30 डिग्री से नीचे जाता हूं, बच्चा कहता है कि सर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी गिर रहा है, मरा नहीं है अभी, कन्फर्मर बन रहा है। ओ हो, जिस किसी भी एनिमल का आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, क्या उस ग्राफ को मैं यहां पीछे से आगे चलते हुए देख सकता हूं? बायोलॉजी है, नहीं समझ पा रहे क्या? आराम से देख सकते हैं, क्या दिक्कत है? आपके एनसीईआरटी की समझदारी देखिए, तीनों ग्राफ एक में ही प्लॉट किए, स्केल नहीं दिया। अरे जैसा एनिमल, जैसा ऑर्गेनिज्म, स्केल तो आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आज इस ग्राफ में मैं ह्यूमन का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो कुछ भी करके यहां 37 लाऊंगा। अगर मैं इसी के अंदर किसी बर्ड का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या 37 लाऊंगा? समझ जाइए बेटा, यहां स्केल लेना आप पे निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो यहां पर इस ग्राफ को हम पीछे से आगे चलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जैसा एनिमल होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप स्केल आ जाएगा। फिर भी आप बच्चों की सुविधा के लिए एक काम करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। अब तो सारी मुसीबत खत्म हो गई, एक लिमिट में रेगुलेटर है, आगे जाओ तो कन्फर्मर, पीछे आओ तो कन्फर्मर कहलाता है। अब आप बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि ठीक है सर, आपकी बातें हमने सुन ली, बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन है। आप बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एनसीईआरटी को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हो। लग रहा है ना बेटा? जबरदस्ती हमसे कह रहे हो कि ग्राफ को पीछे से आगे चलते हुए देखो, जबरदस्ती एक्सटेंड कर दिया, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ऐसा एक्सटेंड, और कह दिया एक्सटेंड कर दो और ऐसे देख लो। बार बार पार्शियल रेगुलेटर के क्यों पीछे पड़े हुए हो? पार्शियल कन्फर्मर भी तो बोलो। आपने मेरे से कहा पार्शियल कन्फर्मर भी बोलो, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। आपने कहा कि सर बोलना पड़ेगा, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, जो होता ही नहीं उसे मैं क्यों बोलूं? आपने कहा सर ऐसे कैसे कैसे। आओ तो फिर समझ लेते हैं कि पार्शियल कन्फर्मर क्यों नहीं होता। 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आपके, आपसे पूछना जरूरी है बेटा यार, ऐसे थोड़ी। तो नहीं नहीं, थोड़ी देर इनको कर लेने दो, इनके मन की निकल जाएगी, हमने तो मना किया था तो। चलो, अब इधर बोर्ड पे ये गेट वेट लगाओ यार, ये क्या है? हाँ वो आ रही बात।
ठीक, चलिए पहले, बस बेटा बस हो गया, हाथ से कभी सम्मेलन। अब इधर आपने कहा सर पार्शियल कन्फर्मर भी बोलो, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। चलो हम बात करते इस बारे में, क्यों नहीं बोलेंगे, पार्शियल कन्फर्मर क्यों नहीं होते। थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे साथ साथ, मैं समझाऊं उसके पहले एक बात आपसे पूछूंगा, आपको रेगुलेटर और कन्फर्मर में से कौन अच्छा लगता है? पक्की बात है? किसी को थोड़ा भी मौका मिले तो वो क्या बनना चाहता है? हाँ भर ली है सबने। अब समय आने पे मुकरना नहीं है बेटा। तो किसी को थोड़ा भी मौका मिले तो क्या बनना चाहता है? रेगुलेटर। अब बोर्ड पे देख लो बस, यहां सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं पार्शियल रेगुलेटर की, जो अभी अभी मैं समझा रहा था। मान लीजिए टेम्परेचर की यहां से यहां तक रेंज है, बोर्ड पे देखना भाई, एक बार में बात एक ही बार में क्लिक होगी, वरना फिर उलझते चले जाओगे आगे। यहां से यहां तक मैं पहले पार्शियल रेगुलेटर ही समझा रहा हूं, यहां से यहां तक की टेम्परेचर रेंज है, इसमें यहां से यहां तक तो फेवरेबल कंडीशन है, और आगे जाने पे क्या होती है, ये पहले यहां पर रेगुलेटर है, और जब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्मर हो जाता है। ये मैंने अभी समझाया आपको। अब हम बात करेंगे पार्शियल कन्फर्मर की। पार्शियल कन्फर्मर, यहां से यहां तक टेम्परेचर रेंज है, यहां से यहां तक की कंडीशन कौन सा है, फेवरेबल। आगे जाने पे क्या होता है, आपने कहा कि पार्शियल कन्फर्मर पहले क्या होगा, कन्फर्मर, बाद में क्या बनेगा, इधर इधर फेवरेबल में क्या है, अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल में रेगुलेटर बनने में खर्चा कम आता है कि ज्यादा? खर्चा वही करता है जिसके पास होता है, और जब उसके पास इतना खर्च करने के लिए है, क्या वो जिंदगी में कभी कन्फर्मर बन के रहेगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले हाँ भरवाई थी ना मैंने, किसी को थोड़ा भी मौका मिले तो क्या बनना चाहता है? तो जिसके पास इतना खर्च करने के लिए है कि अनफेवरेबल में रेगुलेटर बनना जानता है, क्या कभी वो जिंदगी में कन्फर्मर बन के रहेगा क्या? अरे यहां तो कम खर्चे में रेगुलेटर बन जाता। नहीं समझ पा रहे क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि एक आदमी फटे हाल रहता है, झोपड़े में रहता है, सुबह खाओ तो शाम की चिंता, 5 दिन के लिए कहीं बाहर गया तो 5 स्टार फैसिलिटी, लाखों उड़ा रहा है। अरे नियम तो यही कहता है कि जिसके पास लाखों उड़ाने के लिए, वो पहले ढंग का घर बना के रहेगा रे यार। जिसके पास इतना खर्च करने के लिए है, वो पहले रेगुलेटर बनेगा कि कन्फर्मर? रेगुलेटर, समझ जाओ। पार्शियल कन्फर्मर नाम की कोई टर्म नहीं होती, टर्म होती है तो सिर्फ पार्शियल रेगुलेटर। मैं एनसीईआरटी के नहीं, रियलिटी के पीछे पड़ा हूं। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर पार्शियल रेगुलेटर, 2-3 बातें और करनी थी पर आपको जल्दी है, जाइए, जल्दी है, चले जाओ, कोई बात नहीं। अब तो हो गया ग्राफ, तो अब क्या है, अब जल्दी है तो जाओ बेटा, अब क्या करें। तब तो बैग वैग पैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, गजब है। मतलब 5 मिनट की कह दी थी ना आप लोगों से। गजब हो गया यार बेटा। क्या ह्यूमन भी पार्शियल रेगुलेटर है? नहीं, रेगुलेटर मतलब रेगुलेटर, जितना होता है हम रेगुलेटर बन के ही टॉलरेट करते हैं, जहां नहीं होता मर जाएंगे, लेकिन रेगुलेटर है मतलब रेगुलेटर है। फिर आप कहेंगे कि सर इससे अच्छा तो फिर पार्शियल रेगुलेटर हो गया, जो रेगुलेटर भी है और कन्फर्मर भी है, उसको तो यहां पर दोनों तरह से रहना आता है। नहीं रे बेटा, सबसे अच्छा तो रेगुलेटर ही है। जरा एक बार में बात पहुंचनी चाहिए। रेगुलेटर्स का रेगुलेटर्स का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इतना, पार्शियल रेगुलेटर इतना, और कन्फर्मर इतना। सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, सबसे अच्छा कौन? रेगुलेटर ही है।
हमारी अर्थ पे सबसे पहले कौन आया? रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर, कौन? नहीं आता खर्च करना। फिर उसके बाद कौन आया? फिर कौन आया? सबसे अच्छा कौन? तो अब तक एवोल्यूशन में सारे रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए? गरीबी मार गई, गरीबी मार गई। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही मिलना चाहिए, बस आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटर का या कन्फर्मर का? रेगुलेटर का। इतना पढ़ने के बाद भी ये हाल है हमारे। डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, नंबर नहीं। कन्फर्मर तू जहां का है वहां रह ले। कैक्टस तू डेजर्ट में उगता है, उधर ही उग। इतना है तो जा स्नो में उग के बता। लेकिन अकेले ह्यूमन ने कोना कोना कवर कर रखा है। समझ पा रहे क्या बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा? एनसीईआरटी लिख रही है डिस्ट्रीब्यूशन थर्मल टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। जिसकी थर्मल टॉलरेंस ज्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा। एनसीईआरटी के कौन से पत्ते पढ़ने हैं आज आपको? आज कौन से पत्ते पढ़ने हैं बोर्ड पे देखेंगे आप। पत्ता दो दो एक पर टेम्परेचर दिया है आपको, पढ़ना है। यहां से आपको अभी वाटर नहीं पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। सॉइल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है सॉइल। फिर यहां से शुरू हो जाना, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। पत्ता दो दो तीन, पत्ता दो दो चार, पत्ता दो दो पांच, पत्ता दो दो छह। पॉपुलेशन से पहले पहले तक आपको पढ़ लेना है। ये वही बातें हैं जो आज हमने क्लास में की है। जाओ। कीप वॉचिंग, बिल्कुल ठीक बात है कमल वेदी। गजब।